फतेहपुर में एक मकबरे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मकबरे को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष के दावे के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताया। उनका दावा है कि ये मकबरा नहीं बल्कि मंदिर था। उनका ये भी कहना है कि ठाकुर जी का पुराना मंदिर है ये। बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि मकबरे के अंदर त्रिशूल है, कमल का फूल मौजूद है, जो मकबरे में नहीं हो सकता। उनका दावा है कि आक्रांताओं ने इस मंदिर को मकबरे में बदला था। बीजेपी नेता ने लोगों से मकबरे के पास आने और पूजा करने की अपील की है। उनका कहना है कि आज लोग आए, यहाँ पूजा करें, आरती करें। उनके इस आह्वान के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मकबरे के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, 500 साल पुराना है। हमसे पहले 30 साल तक अनीस भाई इसकी देखभाल करते थे। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया तो मैं यहाँ की उन्हीं के साथ मैं रहता था, उनके साथ सब सीखता था। फिर उन्होंने जो है कहा कि यार तुम ही देखना, और हमारे बाद तो हम जभी से देख रहे हैं, 20 साल हो गए। अच्छा, किस किनका है क्या? ये अबू मोहम्मद अब्दुल समद का मकबरा है। अबू मोहम्मद अब्दुल समद का ये मकबरा है। किसने बनवाया था? ये और ये जो है अकबर के पोते ने बनवाया। अच्छा, ये मकबरा जो बता रहे हैं तो ये पूरी तरह से झूठ और फ्रॉड है। हिंदू धर्म की धरोहर है, और जब मुगलों ने देश को लूटने का काम चालू किया था उस समय से उन्होंने जो निशान बना दिया कि हमारा है, तो उनका बोलने लगे। इसके पहले भी 2011 तारीख 12वां महीना 2022 7 को 12 को ये इसका एक निर्णय हुआ था। तब तक ये हिंदू समाज में थी। 41-45 होता है, उसमें भी ये हिंदू समाज की ज़मीन थी। अभी बीच में इन्होंने ज़मीन चढ़वाया, वो सारा डिटेल है हम लोगों के पास। 1992 में स्टे भी हुआ। उसका जो मुतव्वली बना हुआ था उसका भी हम लोगों ने कब्रिस्तान वहाँ नहीं बनने दिया, क्योंकि हिंदू समाज ने संघर्ष किया। अब दोबारा भी ये संघर्ष के लिए तुले पड़े हैं। तो मकबरे के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त हमारे साथ धारा सिंह फतेहपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धारा सिंह के पास सीधे रुक कर लेते हैं, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंभीर होता दिख रहा है और इलाके में मकबरे को बताया जा रहा है मंदिर। दावे यही हैं कि आज़ादी के बाद भी ये मंदिर था, बाद में इसे मकबरे में बदल दिया गया। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। धारा सिंह, क्या स्थिति है वहाँ पर? क्या लोग इकट्ठा हो रहे हैं? इनपुट क्या है इस वक्त? प्रशासन की चौकसी कैसी है? देखिए, हमारी मौजूदगी इस समय फतेहपुर के अबू नगर उसी स्थान पे, विवादित स्थान पे, मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, या वही विवादित मकबरा है जहां पर हिंदूवादी संगठनों की ओर से, बीजेपी के जिला अध्यक्ष की ओर से दावा किया गया है कि यह ठाकुर जी का मंदिर है। हालांकि इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि साल पुराना मकबरा है जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। फिलहाल जिस तरह से हिंदूवादी संगठन की ओर से या बीजेपी के जिला अध्यक्ष की ओर से यहाँ पे आज के दिन पूजा आरती करने के लिए ऐलान किया गया, आह्वान किया गया, तो जिसके बाद यहाँ पे हजारों की संख्या में जो सनातनी है फतेहपुर शहर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन एहतियातन यहाँ पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मकबरा विवादित स्थल की बात करें तो यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवानों को मुस्तैद किया गया है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट के अलावा जो सर्किल ऑफिसर है उनको तैनात किया गया। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। लेकिन जिस तरह से दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, इस दावे पे हालांकि आधिकारिक तौर पर प्रशासनिक कोई बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन प्रशासन का यह कहना है कि इस मामले में पुरातत्व विभाग को सर्वेक्षण के लिए पत्र लिखा गया है, जांच के बाद ही की जाएगी। तो फिलहाल आज प्रशासन के लिए ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण है कि जिस तरीके से पूजा आरती की बात की जा रही है, जो हिंदू हैं वो हजारों की संख्या में शहर में इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे में ठीक है, तो एहतियातन यहाँ पर तैयारी कर ली गई है, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन दोनों पक्षों का दावे अपनी अपनी जगह पर हैं। आगे क्या स्थिति बनती है उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद धारा इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र
आज से शुरू हो रहा है। सरकार की तरफ से इस सत्र के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। माना यह जा रहा है कि इस बार सत्र में सरकार कई अहम बिल पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, गन्ना मूल्य भुगतान जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। और ऐसे में सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के बाद कई रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी है। विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो रही है और आज विधानसभा में जहां विपक्ष पूरी तरीके से हंगामे के मूड में है और ऐलान कर चुका है कि विपक्ष हंगामा करेगा, चाहे वो स्कूलों के विलय का मामला हो या फिर बाढ़ से जुड़ा हुआ मामला हो या बिजली के निजीकरण का मुद्दा हो, विपक्ष हंगामे की पूरी तैयारी में है। वहीं सत्ता पक्ष विजन डॉक्यूमेंट 2047 को विधानसभा में पेश करेगा। 13 और 14 अगस्त तक लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा चलेगी और इसमें विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर अलाउद्दीन अयूब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। देखिए, लखनऊ में बारिश हो रही है लेकिन विधानसभा के मानसून सत्र की भी शुरुआत हो रही है। इसी बीच अलाउद्दीन, बहुत अहम मुद्दे हैं जो कि रखे जाने हैं और इसी बीच विजन डॉक्यूमेंट 2047 उसे लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। राजधानी लखनऊ में तेज मूसलाधार सुबह से बारिश हो रही है और इस बात को प्रूव कर रही है कि मानसून सत्र उत्तर प्रदेश की विधानसभा का शुरू हो गया है। अब बात विधानसभा सत्र की कर लेते हैं। 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें सबसे पहले जो है विधानसभा अध्यक्ष सत्र की शुरुआत की घोषणा करेंगे। लेकिन इस बीच में दो चीजें बहुत अहम है कि अपोजिशन का रुख क्या रहने वाला है। हालांकि सर्वदलीय बैठक में कल इस बात को तय किया गया था कि सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर के एक आपसी सामंजस्य बनाएंगे ताकि सदन सुचारू रूप से चले। लेकिन इससे पहले खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर, जो कि विधानसभा परिसर के अंदर ही है, वहां पर सिंबॉलिक धरना प्रदर्शन करेंगे और खासतौर से पीडीए पाठशाला का मुद्दा हो, बाढ़ का मुद्दा, बेरोजगारी का, महिलाओं के मुद्दों पर अपने सांकेतिक एक धरना भी वहां पर देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गेट नंबर 8 जो है विधानसभा का, वहां पर 10:30 बजे अपने जो है पत्रकारों से वार्ता करेंगे और सदन को लेकर के किस तरह से रुख है सरकार का, सरकार किस तरह से सदन को चलाने जा रही है, इस बात पर भी अपने पक्ष को रखेंगे। इसके अलावा जिस बात का जिक्र आप कर रही थी, बिल्कुल इस बार का सदन बेहद अहम खास इसलिए और हो जाता है क्योंकि इस बार सदन 13 तारीख को 11 बजे से शुरू होगा। तो विजन डॉक्यूमेंट पे तमाम मिनिस्टर्स चर्चा करेंगे, तमाम विधायकों को 5-5 मिनट का मौका दिया जाएगा। ये विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा जो शुरू होगी 13 तारीख को 11 बजे से, वो 13 की पूरी रात भी चलेगी। 13 की पूरी रात चलने के बाद 14 को सुबह भी चलेगी। तो अगले दिन 11 बजने के बाद करीब 14 जब 2 बजेगा तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन को संबोधित करेंगे। तो ऐसे माना जा रहा है कि ये विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा करीब 27 से 28 घंटों की होगी। हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने 36 घंटे का रिकॉर्ड बनाया था, जिसको जो है न सिर्फ उसके पीछे तमाम तर्क दिए गए थे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से हालात बेहतर हो, किस तरह से आम जनता के मुद्दों को उठाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर बात हो रही थी। तो लेकिन विपक्ष इस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये आप दूसरों की नींद क्यों खराब कर रहे हैं, जितने काम होने चाहिए दिन में भी हो सकते हैं। 24 घंटे 27 घंटे चर्चा का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है? संकेत मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। संकेत, विपक्ष के इस सवाल का सरकार किस तरह से जवाब दे रही है, और दूसरा आज का पहले दिन इस मुद्दे पर भी विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर पर चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है। बिल्कुल आज विधानसभा की जो कार्रवाई है वो 11 बजे से शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:30 बजे विधानसभा के गेट नंबर 8 पर, जहां इस समय हम मौजूद हैं, इसी जगह पर पहुंचेंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे। किस तरीके से विधानसभा को चलाना है और किन मुद्दों को लेकर विधानसभा संचालित की जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मीडिया को 10:30 बजे संबोधित करेंगे और उसके बाद 11 बजे से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में ही जो दोनों डिप्टी सीएम और जो विधायक हैं सभी मौजूद रहेंगे, मंत्रीगण मौजूद रहेंगे और सीएम योगी ने सीधे तौर पर, जहां विपक्ष एक तरफ हंगामे की बात कर रहा है, प्रदर्शन की बात कर रहा है तमाम मुद्दों को लेकर, वहीं सीएम योगी ने विधायकों से जो विधानमंडल दल की, भाजपा की और एनडीए जो सहयोगी दलों की बैठक हुई थी, उसमें कहा कि हर मंत्री विपक्ष के सभी सवालों का मजबूती से, सशक्त तरीके से जवाब देगा। और जाहिर सी बात है कि आज विधानसभा सत्र के पहला दिन है और हंगामे के पूरी तरीके से आसार हैं कि जिस तरीके से विपक्ष हंगामे के मूड में है, लेकिन सरकार उन सभी
सवालों का मजबूती से जवाब देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा मंत्रियों से कि एक मुद्दे पर विपक्ष का जवाब देना है और अपनी बात तथ्यात्मक और तार्किक ढंग से रखनी है। इस बार का जो विधानसभा का सत्र है वो ऐतिहासिक इसलिए होने जा रहा है कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर नॉन स्टॉप 24 घंटे चर्चा होगी। ये चर्चा 13 अगस्त से शुरू होगी और 14 अगस्त 2 बजे तक रहेगी। यानी कि उत्तर प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट 2047 है, उस पर चर्चा की जाएगी 13 अगस्त से, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो सरकार के विभाग हैं वो सभी मंत्री अपने अपने विभागों के बारे में 2047 तक उनका विजन डॉक्यूमेंट्स क्या है उस पर विधानसभा के अंदर बोलेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप दोनों का इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। पहले दिन से ही उम्मीद यही की जा रही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। कई अहम विधेयक हैं जो कि पेश किए जाने हैं, सत्ता पक्ष के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हर एक दिन, क्योंकि इन विधेयकों को पास कराया जाना भी बहुत जरूरी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगर आपके बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई भी नाबालिग को झांसा देकर अपने जाल में फंसा सकता है। देवरिया जिले में ऐसा एक मामला सामने आया। यहाँ एक नाबालिग लड़की ने इंस्टाग्राम पर पहले बंगाल की एक लड़की से दोस्ती की, दोनों में बातचीत हुई, फिर मुलाकात। आरोप है कि इसके बाद वो युवती शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ ले गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने लड़की को बंगाल से रिहा कराया। इस मामले में पुलिस ने समुदाय विशेष के एक ही परिवार के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। आरोपी नरगिस खातून पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले की रहने वाली है, जिसने एक भोली भाली बच्ची को फंसाया था अपने परिवार के साथ मिलकर। में ये जांच में पता चला कि ये जो मेन अक्यूज्ड है नरगिस खातून, ये लगभग 8 महीना पहले सोशल मीडिया से ये पीड़िता के संपर्क में आई थी और बाद में इसने बहला फुसला के अपने पिता और अपने सिस्टर और माँ के साथ कॉन्स्पिरेसी करते हुए यहाँ से बाई ट्रेन ले गई नाबालिग को। और ये जो पुलिस की टीम है इन्होंने तत्परतापूर्ण कार्रवाई करते हुए इन बच्ची को बरामद कर लिया है और इन सारे अभियुक्तों को अकाउंट फॉर कर लिया है। उमाशंकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमाशंकर, पुलिस की बात हमने सुनी, नाबालिग का भी कोई वर्जन आया है क्या? आखिर वो क्यों गई थी इस परिवार के साथ? बात है, ये खबर उन अभिभावकों के लिए बहुत जरूरी है जो अपने नाबालिग बच्चों को मोबाइल देते हैं, खास करके सोशल मीडिया पे एक्टिव रखते हैं। ये पूरा मामला जो है 6 अगस्त का बताया जाता है कि जहां पे महुआडीह थाना क्षेत्र से एक लड़की गायब हुई थी। पीड़ित जो परिवार वालों ने उन्होंने महुआडीह पुलिस से संपर्क किया तो पता चला कि जो लड़की यहाँ से गायब हुई है वो नाबालिग है। वो इंस्टाग्राम के जरिए एक पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के आसनसोल कस्बे की रहने वाली एक लड़की से इंस्टाग्राम से संपर्क में थी और पिछले 6 महीने अगर पिछले बात करें तो वो लड़की जो पश्चिम बंगाल के बलिया स्टेशन पर और देवरिया उसके गांव भी गई थी और लगातार संपर्क में थी। हालांकि लड़की को पुलिस ने अपने और कोर्ट का जो कस्टडी होता है उसमें रखा गया है, क्योंकि लड़की अभी नाबालिग है। उसका 164 का बयान कुछ दिनों बाद कराया जाएगा, तब ये तस्वीरें साफ होगी आखिर इनका पूरे परिवार का मकसद क्या था। लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया में पुलिस यह बता रही है कि उस नाबालिग लड़की को एक शादी का झांसा देकर उसे यहाँ से बहलाया फुसलाया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक ही परिवार के 4 सदस्य हैं, जिसमें पति पत्नी और उसकी 2 बेटियां हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर का साफ तौर से कहना है कि जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो उमाशंकर, क्या मानव तस्करी से जुड़ा मसला भी हो सकता है ये? देखिए, इस बात की आशंका, कई बातें आशंका जताई जा रही है कि ये मानव तस्करी से भी हो सकता है, समलैंगिक विवाह का भी इसमें एक जो सूत्रों से खबर आ रही है वो भी हो सकता है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस लड़की को पश्चिम बंगाल में बेचने की फिराक में कुछ लोग थे, ये भी सूत्रों द्वारा बिल्कुल। उमाशंकर, धन्यवाद इस पूरी जानकारी देने के लिए। पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि ये 4 लोग जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, इन्होंने उस बच्ची को आखिर बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की प्लानिंग क्यों की? उसे बेचने की तैयारी थी, मानव तस्करी, देह व्यापार में ढकेलने की तैयारी थी, लव जिहाद का मामला था। आखिर ये किस तरह का मामला, पुलिस इस वक्त तफ्तीश में जुटी है। लेकिन सतर्क कर देने वाली ये घटना है कि अगर आपके बच्चे भी सोशल मीडिया साइट के जरिए किसी से दोस्ती बनाते हैं तो किन किन लोगों के साथ दोस्ती बना रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस पर नजर रखनी बहुत जरूरी है।